Today I'm going to revise chapter Struggle for Equality. You have done chapter markets around us, then shut in the market, and last lesson of this term is Struggle for Equality. In this chapter, you have read about right to equality. First of all, the right to equality. Right to equality is the first fundamental right given to us by the Constitution. By this, we all are equal before law. There is no discrimination on the basis of caste, color, language. We all are equal. Equal job opportunities सबको हैं. ठीक है, everyone can use public property, no discrimination. So this is about untouchability भी ban है. By people who are following it, they are punished by law. Article 17 of the Constitution banned untouchability. So here right to equality. The government has, Constitution has given us right to equality, but still people are discriminated in our country on the basis of caste. There is gap between rich and poor. अभी भी कहीं ना कहीं जो ट्राइबल्स हैं उन्हें हम बैकवर्ड कंसिडर करते हैं. In the society, they are considered backward people. Literacy rate among these people is low. अभी भी कहीं ना कहीं ये लोग backward है. They have to face lots of problems. तो इन लोगों को आपको पता है कि ये सिर्फ इंडिया में प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम दूसरी कंट्रीज में, वर्ल्ड में ही थी. आप कह सकते हो पूरे वर्ल्ड को ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं फेस करनी पड़ी थी. अर्लियर अगर हम बात करें ना, तो स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड वाज पैट्रियार्चल. पूरे वर्ल्ड की सोसाइटी जो थी ना, दैट वाज पैट्रियार्चल. मेल डोमिनेटेड सोसाइटी वाज देयर इन द वर्ल्ड. वुमेन को राइट्स नहीं मिले हुए थे. अगर यूएसए था तो यूएसए ने वुमेन को राइट नहीं दिए, यूके था वुमेन को नहीं दिए. ये लोग नॉन प्रॉपर्टी ऑनर्स जो होते थे ना, उन्हें भी राइट्स नहीं देते थे. तो फ्रांस है, वहां पे भी वुमेन को राइट नहीं मिले थे. फ्रांस में नॉन प्रॉपर्टी ऑनर्स जो होते थे उन्हें राइट नहीं मिलते थे. तो इन दीज कंट्रीज, अगर इन कंट्रीज में लोगों को स्ट्रगल करनी पड़ी टू स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी, टू गेट इक्वल राइट्स एज गिवन टू अदर पीपल, तो इंडिया की तो बात ही लग गया फिर, है ना. फ्रांस में वुमेन ने 200 साल स्ट्रगल की टू गेट राइट टू वोट. 200 साल के बाद, मैन को 200 साल पहले राइट टू वोट मिला था फ्रांस में, वुमेन को 200 साल बाद. तो बाकी कंट्रीज ने भी नो डाउट राइट दे दिए सबको. इंडिया जब डेमोक्रेटिक बना आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो हमारी गवर्नमेंट ने सबसे पहले सबको राइट्स दिए, इक्वल राइट्स, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर आल्सो. तो हमारा न्यूली जो कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप हुआ था ना, उसने सबको सबके लिए इक्वालिटी लेके आया. बट फिर भी हम कहते हैं कि स्टिल अनटचेबिलिटी इज फॉलोइंग इन सम एरियाज. स्टिल पीपल आर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट. तो ये जो लोग डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं ना, ये लोग फिर प्रोटेस्ट करते हैं, स्ट्रगल करते हैं टू गेट देयर राइट्स, टू गेट जस्टिस. तो ऐसे ही इस लेसन में आपने पढ़ा था अबाउट ट्राइबल कम्युनिटी, फॉरेस्ट डिवेलपर्स के बारे में. इस चैप्टर में जो आपका चैप्टर है ना, स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी, इन दिस चैप्टर यू हैव रेड अबाउट फॉरेस्ट डिवेलपर्स. मध्य प्रदेश के एरिया के बारे में आपने पढ़ा यहाँ पे कि कैसे फॉरेस्ट डिवेलपर्स जो थे, दे वर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर लैंड, फॉरेस्ट एरियाज. दे वर फोर्स्ड टू लीव फॉरेस्ट एरियाज. दे लॉस्ट देयर ऑक्यूपेशंस. अब अपने आप सोचो, शेल्टर गए, ऑक्यूपेशंस चले गए, किनके? फॉरेस्ट डिवेलपर्स ऑफ मध्य प्रदेश. So these people, they had to face lots of problems. उनके बच्चों को कितनी प्रॉब्लम्स आई, जो एक जगह से दूसरी जगह जब वो शिफ्ट हुए, तो कितनी प्रॉब्लम्स के साथ इन लोगों को नई जगह सेटल होना था. तो रीजन क्या था? डैम बनना था. डैम बनाने के लिए गवर्नमेंट ने इनसे फॉरेस्ट एरिया, वो एरिया खाली करवाए. तो इन लोगों ने वहां पे प्रोटेस्ट किए.
अपनी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की। तो लोग क्या करते हैं, अगर किसी के साथ इनजस्टिस होता है तो लोग थ्रू ऑर्गेनाइजेशन भी प्रोटेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ। यहाँ पे तवा मत्स्य संघ बना। फिशरमैन जो थे ना, इनके ऑक्यूपेशन चले गए थे। व्हेन दे हैड टू लीव फॉरेस्ट एरियाज, दे लॉस्ट देयर, आप कह लो, कस्टमरी राइट्स। इन लोगों के कस्टमरी राइट्स इनसे छीने गए थे। तो दैट्स व्हाई दीज पीपल प्रोटेस्टेड। अब इन लोगों ने प्रोटेस्ट किए। मध्य प्रदेश वाली साइड की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पे इन लोगों ने प्रोटेस्ट किए। अब तवा मत्स्य संघ बना। तवा मत्स्य संघ जो था ना, एक फेडरेशन थी फिशरमैन की, a federation of fishermen that fought for the rights of forest dwellers who were displaced from the forest areas of Madhya Pradesh. अब वहां पे क्या था कि गवर्नमेंट ने डैम बनाना था, तवा डैम। तवा डैम जो था दैट वाज स्टार्टेड इन 1958, बनना स्टार्ट हो गया एंड इट वाज कंप्लीटेड इन 1978। मींस 20 आप प्लस करोगे, 1958 में तवा डैम बनना स्टार्ट हुआ। विच डैम? तवा डैम। इट वाज स्टार्टेड इन एंड कंप्लीटेड इन, बनना शुरू हुआ 1958 में, कंप्लीट कब हो गया? तो ये आपको 1 मार्क के लिए भी लर्न करने पड़ेंगे क्वेश्चंस। तो अब लोगों को जब यहाँ से निकाला गया, दे लॉस्ट देयर सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड। अब एक काम और गवर्नमेंट ने किया 1994 में, और इनके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ गई। इन विच ईयर? 1994। ऐसा क्या किया गवर्नमेंट ने कि इनके लिए और प्रॉब्लम्स बढ़ी? गवर्नमेंट ने जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स थे ना, उनको राइट दे दिए सारे, फिशिंग राइट। अब प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे ना, उन्होंने आउटसाइडर्स को अपने पास जॉब पे रखा। इन लोगों को जो वहां पे ऑलरेडी रहते थे, दे वर नॉट गिवन जॉब्स, इनको जॉब्स नहीं दी। उन्होंने बाहर से लोगों को हायर कर लिया एट लो रेट्स। बाहर के लोगों को हायर किया, उनको जॉब्स दे दी, इन लोगों को उन्होंने जॉब्स नहीं दी। पहले तो गवर्नमेंट ने फिशिंग राइट किसे दिए? प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को। अब प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे ना, इन्होंने विलेजर्स को कहते डराया, धमकाया, और उन्हें उनको बोला कि अपने घर बार छोड़ के यहाँ से चले जाओ। इन्होंने सारे अपने पास जो जॉब्स थी इनके पास, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के पास, इन्होंने किसको प्रोवाइड की? वर्कर्स। दे हायर्ड द वर्कर्स फ्रॉम द अदर एरियाज। इन लोगों को जो इस एरिया में रहते थे, इन्हें उन्होंने जॉब्स नहीं दी। तो ये भी इन लोगों के लिए एक प्रॉब्लम बन गई कि वहां पे रह के भी इन्हें काम नहीं मिले, बिकॉज प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स ने इनको काम नहीं दिए। 58 में तवा डैम स्टार्ट हुआ, 78 में कंप्लीट हुआ, 1994 में गवर्नमेंट ने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को क्या दे दिए? फिशिंग राइट। Now these people started their struggle. They protested. अब इन्होंने प्रोटेस्ट किए, gave the call of बंद, धरनास, ऐसी वाली इन्होंने प्रोटेस्ट किए। इन्होंने बंद की कॉल दी, धरने दिए, तो जगह जगह इन्होंने प्रोटेस्ट किए, चक्का जाम किया, रोड्स को ब्लॉक किया इन्होंने, चक्का जाम करना, ये सब कुछ हुआ। अब किसके थ्रू किया इन लोगों ने? थ्रू ऑर्गेनाइजेशन। विच ऑर्गेनाइजेशन फॉट फॉर देयर राइट? तवा मत्स्य संघ। ये किनकी ऑर्गेनाइजेशन थी? फिशरमैन की, जो किनके राइट्स के लिए लड़ती थी? इन लोगों के, जो जिन लोगों को उस एरिया से डिस्प्लेस किया गया। कौन से लोग थे ये? फॉरेस्ट ड्वेलर्स। तो तवा मत्स्य संघ इन लोगों के लिए कह लो कि इन लोगों के लिए जस्टिस मांग रहा था। तो इन्होंने कौन से मेथड अपनाए फॉर द स्ट्रगल? चक्का जाम, ब्लॉकेड द रोड्स, वही, एंड गेव द कॉल ऑफ बंद, धरनास, प्रोटेस्ट इन डिफरेंट पार्ट्स। तो इस वजह से इन लोगों ने प्रोटेस्ट किए, और डिमांड क्या थी कि फिशिंग राइट हमें वापस दिए जाएं। अब
गवर्नमेंट ने कमेटी सेटअप की, गवर्नमेंट क्रिएटेड अ कमेटी। कमेटी ने अब ये रिकमेंडेशन दी, अपने सजेशंस दी कि फिशिंग राइट टू बी ग्रांटेड टू द विलेजर्स, इनको फिशिंग राइट्स जो है ना वो इन्हें वापस दिए जाए। गवर्नमेंट सेटअप अ कमेटी, कमेटी प्रिपेयर्ड रिपोर्ट एंड कमेटी की सजेशन में उन्होंने क्या कहा कि इन लोगों को वापस क्या दे दो, फिशिंग राइट। जिनसे फिशिंग राइट 1994 में छीने गए थे ना, उन्हें 1996 में फिशिंग राइट वापस मिल गए। मींस अगर ये लोग स्ट्रगल ना करते, इनजस्टिस फेस करके बैठ जाते, तो इनके साथ हो जाना था ना इनजस्टिस। यहाँ पे आपको वो ये कह रहे हैं कि अगर इनजस्टिस होता है तो लोग इक्वालिटी के लिए स्ट्रगल करते हैं, अपने इनजस्टिस के अगेंस्ट वो आवाज उठाते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि दे लॉस्ट देयर सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड, उनके घर थे फॉरेस्ट एरियाज, वहां पे उनके ऑक्यूपेशन थे, फिशिंग राइट था उनका, उनके कस्टमरी राइट्स चले गए, उनके आप कह सकते हो शेल्टर, ऑक्यूपेशन, ये सब उनके चले गए। तो कहीं ना कहीं प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स ने और इनको थ्रेटन किया आके, इनको जॉब्स ही नहीं दी, बाहर से वर्कर्स हायर कर लिए कम रेट पे, तो इनकी प्रॉब्लम्स और बढ़ गई। तो इन्होंने प्रोटेस्ट किए थे कि गवर्नमेंट पहले तो इनको घर से बाहर निकाल दिया, अब इनको जॉब्स भी नहीं दी। तो दीज पीपल प्रोटेस्टेड अंडर विच ऑर्गेनाइजेशन, फिशरमैन की एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके अंदर तवा मतसा संघ। तो कौन से मेथड्स अपनाए, बंद की कॉल दी, धरने दिए, रैलीज की, बस जो जो आपने लिखना है ना। अब गवर्नमेंट को क्या क्रिएट करनी पड़ी है, कमेटी। गवर्नमेंट हैड टू क्रिएट कमेटी, कमेटी प्रिपेयर्ड रिपोर्ट एंड सजेस्टेड द गवर्नमेंट दैट फिशिंग राइट टू बी ग्रांटेड दीज पीपल अगेन, इनको फिशिंग राइट वापस दो। अगर उन्होंने कहा कि अगर आप पीस मेंटेन करना चाहते हो ना, तो इन लोगों को वापस क्या दे दो। तो इन्हें फिशिंग राइट कब मिले, 1996 में मिल गए। इट मीन्स अब जो गवर्नमेंट ने इनके साथ इनजस्टिस किया, गवर्नमेंट को इन्हें जस्टिस देना पड़ा, ओनली बिकॉज कि ये लोग स्ट्रगल कर गए, इन्होंने प्रोटेस्ट किए। तो इट मीन्स हमें अवेयर रहना चाहिए, अगर किसी के साथ इनजस्टिस होता है तो पर्सन हैज राइट टू रेज वॉइस, पता है ना ये। तो ये सिर्फ अवेयरनेस से होता है, लोगों में अवेयरनेस आई, अपने राइट्स के लिए लड़े एंड दे गोट राइट, इन्हें वापस मिला फिशिंग राइट। तो इन्होंने न्यू ईयर एज ए सेलिब्रेट किया था, कब, 22 इन्होंने सेलिब्रेट किया 1997 2 जनवरी को। इन्होंने न्यू ईयर स्टार्ट किया विद फर्स्ट फिश कैच। इन्होंने वहां से फिर दोबारा इन्होंने 1997 में जनवरी 2 1997 को कहते न्यू ईयर जो सेलिब्रेट किया ना, दोबारा किसके साथ किया, फिश कैच के साथ। तो दिस इज अबाउट स्ट्रगल। अब कॉन्स्टिट्यूशन, our constitution has given us various fundamental rights, so people have full right to raise their voice if their rights are violated by society, by fellow being or by government, people have full right। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें 6 फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, उसमें से एक है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। वो राइट जो है ना, उस राइट के अकॉर्डिंग पीपल हैव राइट to go to court if their rights are violated by the fellow being, by society or even by government। गवर्नमेंट भी अगर हमारे राइट को वायलेट करती है ना, तो पीपल हैव फुल राइट टू गो इन द कोर्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट आल्सो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट्स को गवर्नमेंट से भी अप रखा है, राइट्स आर प्लेस्ड हायर देन द गवर्नमेंट। जैसे ये गवर्नमेंट है, राइट्स यहाँ पे है, ऊपर है राइट्स, ताकि गवर्नमेंट भी किसी के राइट्स को वायलेट ना कर पाए। अगर गवर्नमेंट करती है तो पीपल हैव फुल राइट टू गो टू द कोर्ट। यहाँ पे तो गवर्नमेंट ने ही वायलेट किए थे, गवर्नमेंट ही तो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को राइट दे देती है फिशिंग राइट, तो गवर्नमेंट ही तो वायलेट कर रही है। तो क्या लोग चुप बैठ जाते कि गवर्नमेंट ने किया तो अब हम डर के बैठ जाए? नो, लोगों ने प्रोटेस्ट किए तो गवर्नमेंट को ही झुकना पड़ा, कमेटी क्रिएट करनी पड़ी, इनको दोबारा फिशिंग राइट वापस किए। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ना हमारे लोग अब प्रोटेस्ट करते हैं, राइट्स में बहुत चेंजेस भी आते हैं।
कई बार न्यू अमेंडमेंट एक्ट पास होते हैं, वेरियस चेंजेस केम इन द लॉ। कई बार गवर्नमेंट कोई लॉ बनाती है नॉट इन द फेवर ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द पीपल, तो पीपल हैव फुल राइट टू रेज देयर वॉइस एंड कोर्ट कैन डिक्लेयर सच राइट अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज इन अवर कंट्री कोर्ट्स कैन इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना तो उसे प्राइम मिनिस्टर ना ही प्रेसिडेंट चेंज कर सकते हैं। जबकि जिम्बाब्वे वाली साइड की अगर बात करें ना, हम दूसरी कंट्रीज में सऊदी अरेबिया की बात करें, तो वहाँ पे मोनार्क जो होते हैं ना, वो अपनी मर्जी से चेंजेस कर देते हैं। सऊदी अरेबिया का मोनार्क अपनी मर्जी से चेंजेस कर देता है कॉन्स्टिट्यूशन में। जिम्बाब्वे में प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से चेंजेस कर देते हैं। हिटलर जर्मनी में वो अपनी मर्जी से चेंजेस कर देता था, जब भी उसका दिल करना चलो ये वाली टर्म ऐड कर दो। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आर नॉट मेड बाय, ना तो प्रेसिडेंट कर सकते हैं ना ही प्राइम मिनिस्टर। कोई सिंगल लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी नहीं कर सकता, नीड्स द अप्रूवल ऑफ बोथ द लेवल। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ना चेंजेस होते जाते हैं, उन चेंजेस को हम कहते हैं अमेंडमेंट एक्ट। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मोर देन 100 अमेंडमेंट एक्ट पास हो चुके हैं। तो इससे हम कहेंगे, आपका टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। लिविंग डॉक्यूमेंट में आपने बताना है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, दैट इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। वो एक क्लोज्ड बुक नहीं है। क्या वो क्लोज्ड बुक है? वो एक हम कहेंगे लिविंग डॉक्यूमेंट है, बिकॉज इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस आर मेड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ टाइम। उसमें चेंजेस होते हैं और जैसे जैसे जरूरत पड़ती है। ये चेंज हुआ नहीं लॉ में, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, अगर तो क्या अगर ना चेंज करते, ना उस लॉ को चेंज करती गवर्नमेंट, ना कोई कमेटी सेटअप करती, तो वहां पे तो वायलेंस होती जानी थी, कितना लॉस होना था। लॉ एंड ऑर्डर सारा है ना मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है गवर्नमेंट के लिए, तो गवर्नमेंट को पीस मेंटेन करने के लिए कमेटी सेटअप करनी पड़ी। तो इस वे से हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस जो होते हैं वो हमारी कंट्री में हम कहेंगे कि अमेंडमेंट एक्ट्स हैं। मोर देन 100 अमेंडमेंट एक्ट्स हैव बीन पास्ड। तो वो अमेंडमेंट एक्ट जो है ना वो शो करते हैं चेंजेस आर, हमारी कंट्री में चेंजेस आर मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। चेंजेस होते हैं। अब जिस बुक में चेंजेस होते रहेंगे अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ टाइम, तो वो तो बुक हम कहेंगे कि एक लिविंग डॉक्यूमेंट हुई। वो तो क्लोज, अगर वो क्लोज्ड होती तो हम फिर पुराने टाइप के ही रहते, रिजिड रहते, पुराना। हमारे फ्रेमर्स अगर कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, 1950 में जब इंडिया को ये उन्होंने इंडियन नेशन को कॉन्स्टिट्यूशन दिया, 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन वाज गिवन टू इंडियन नेशन बाय आवर फ्रेमर्स, है ना। हम 26 जनवरी सेलिब्रेट करते हैं ना, 1950 को वो हमें मिला। तो अगर हमारे फ्रेमर्स स्ट्रिक्ट रहते, उसमें वो चेंजेस ना करने की ऑप्शन देते, तो क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड ही ना रह जाता? हम लोग वही बातें मानते जो वो लिख के गए थे। कहीं ना कहीं जो अब चेंजेस हो रहे हैं, जैसे ये लोग थे, फिर ये तो प्रोटेस्ट ही ना कर पाते, फिर तो इनके पास राइट ही नहीं होना था। बट हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे फ्रेमर्स ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग रखना है। हम आपको दे के जा रहे हैं, इंडियन नेशन को एक कॉन्स्टिट्यूशन दे के जा रहे हैं, बट इंडियन नेशन की नीड्स के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस होते रहेंगे। और उन्होंने एक बात और अच्छी की, उन्होंने कहा इसको चेंजेस करने के लिए इजी प्रोसेस नहीं रखना। फिर तो कोई भी चेंज, कल को प्राइम मिनिस्टर चेंज कर देगा अपनी मर्जी से, कल को प्रेसिडेंट चेंज कर देंगे अपनी मर्जी से। उन्होंने कहा ये इजी प्रोसेस नहीं रखना कि जो दिल करे वो चेंज कर दो, नो, ये रिजिड भी रखना है, फ्लेक्सिबल भी रखना है। मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस होते भी हैं बट टफ भी है। It's not easy process in our country to make changes in the constitution. मैंने बोला ना तो सिंगल लेवल चेंज कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अकेली चेंज नहीं कर सकती, प्राइम मिनिस्टर चेंज नहीं कर सकते, हम कहें कि प्रेसिडेंट चेंज कर दें, नो। जुडिशरी कैन इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी कैन डिक्लेयर एनी लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जुडिशरी कर सकती है। कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बनाते हैं, लिविंग डॉक्यूमेंट। तो इज इट क्लियर? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है?
लिविंग डॉक्यूमेंट है ना, नॉन लिविंग है कि लिविंग? हाउ कैन यू, वो तो बुक है, हाउ कैन यू से इट्स अ लिविंग डॉक्यूमेंट? बिकॉज इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस आर वेरी गुड, चेंजेस आर मेड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ टाइम, वेरी गुड। वो एक क्लोज्ड बुक, इट्स नॉट अ क्लोज्ड बुक, वो क्लोज्ड बुक नहीं है। उसको जब दिल करता है, अगर कोई भी कंट्री की जरूरत पड़ती है चेंजेस की लॉ में, तो चेंजेस आर मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट मीन्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग डॉक्यूमेंट है। नो, इज इट क्लियर? अब एक मिनट, स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी, सबसे पहले क्या आना चाहिए? राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी हमारा कौन सा राइट है? फर्स्ट फंडामेंटल राइट। आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे फेमस ने सबसे पहले, क्योंकि अंडर ब्रिटिश इंडिया की बहुत पुअर कंडीशन थी, एज ए स्लेव ट्रीट करते थे इंडियंस को, तो हमारे फेमस कहते होते थे जब इंडिपेंडेंस मिली ना, सबसे पहले लोगों में इक्वालिटी लाएंगे, क्योंकि ब्रिटिश के अंडर बहुत पुअर ट्रीटमेंट होता था इंडियंस के साथ। तो हमारे फेमस ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप करना चाहते थे जिसमें हर एक को इक्वल राइट्स मिले। नो डाउट बहुत टफ था ये सेटअप करना, बिकॉज इन इंडिया देयर वाज एंड देयर इज डाइवर्सिटी, पहले भी थी अब भी है। इंडिया में डाइवर्स ग्रुप के लोग रहते हैं, इंडिया में हर रिलीजन, हर, हम कहेंगे डिफरेंट रीजन्स हैं, डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं यहाँ पे, हर रिलीजन के लोग हैं। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे हर रिलीजन के लोग हैं, आपको सब तरह के लोग यहाँ पे मिलेंगे, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, है ना। इंडिया का तभी कोई अपना रिलीजन नहीं है, हमारी कंट्री का कोई भी अपना स्टेट रिलीजन। अगर आप पाकिस्तान जाते हो तो आपको वहाँ पे इस्लाम मेन रिलीजन मिलेगा, आपको मुस्लिम्स वहाँ पे मेजोरिटी प्रॉपर मिलेंगे, वहाँ पे आपको हिंदू से कितने नहीं मिलेंगे। इंडिया में तो बहुत मुस्लिम्स हैं, इंडिया में तो बहुत क्रिश्चियंस हैं। तो अगर आप यूके जाते हो तो आपको क्रिश्चियनिटी रिलीजन मिलेगा, श्रीलंका जाओगे बुद्धिज्म मिलेगा, वेयर एज इन इंडिया नो रिलीजन। इंडिया में कोई स्टेट रिलीजन नहीं है। इंडिया में दो हिंदू आर इन मेजोरिटी, सिख जो है दे आर इन माइनॉरिटी, मुस्लिम्स आर इन माइनॉरिटी, बट हमारी यहाँ पे कोई भी किसी भी रिलीजन को इम्पोर्टेंस नहीं दी हुई। यू नो इट वेरी वेल ना, हमारे यहाँ पे कोई रिलीजन को इम्पोर्टेंस दी है? और रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन ना, तो इक्वालिटी है ना रिलीजन बेसिस पे भी। हमारे यहाँ पे किसी लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दी हुई है हमारी गवर्नमेंट ने? श्रीलंका जाते हैं तो वहाँ पे सिन्हाला लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दी है, यूके जाते हो तो इंग्लिश को ही देते हैं, हमारे यहाँ पे है नहीं। अगर होता, हुई थी 1965 में ना, क्या हुआ था, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, हिंदी को, तो तमिलनाडु वालों ने प्रोटेस्ट कर दिए क्योंकि वो इक्वालिटी चाहते थे, तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने कहा हिंदी के साथ इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ। हिंदी तो कहते हैं नॉर्थ इंडिया की कुछ स्टेट्स में लोग बोलते हैं, व्हाट अबाउट साउथ इंडियन स्टेट्स? तो साउथ इंडियन स्टेट्स में लोग इंग्लिश बोलते थे, तो उन्होंने कहा कि आप हिंदी के साथ इंग्लिश भी लाओ। तो हमारे फेमस देखो कितने वाइज थे, उन्होंने देखा कि अगर हम नहीं करेंगे ना ऐसा तो ये वायलेंस होएगी, दे एग्रीड। दैट्स व्हाई द वर्क ऑफ आवर कंट्री इज डन इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तभी अगर हम पंजाब की बात करें ना, तो पंजाब में द वर्क ऑफ आवर स्टेट गवर्नमेंट इज डन इन बोथ पंजाबी एंड इंग्लिश। मीन्स उन्होंने स्टेट्स को राइट दे दिए कि आप अपनी स्टेट लैंग्वेज को प्रमोट करो, हर स्टेट गवर्नमेंट अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करती है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे भी इक्वालिटी रखी कि किसी भी लैंग्वेज के साथ इनजस्टिस ना हो। तो लोगों ने प्रोटेस्ट किए तब जाके सब कुछ हुआ। तो अगर किसी के साथ इनजस्टिस होता भी रहा तो पीपल स्ट्रगल, आप अभी पीजेंट्स को ही देख लो, स्ट्रगल, उन्होंने अपनी स्ट्रगल की, वो एमएसपी को लेके, लॉ को लेके कितनी देर वो धरने पे बैठे रहे हैं, देखा है ना, अपनी कंट्री की बात कर रही हूँ मैं। तो लोग अपनी आवाज उठाते हैं इफ इनजस्टिस इज डन विद देम। तो अकॉर्डिंग टू लॉ कोर्ट ने भी नहीं उन्हें कोई पनिशमेंट दी, बिकॉज कोर्ट ने तो खुद कह दिया कि दे हैव राइट टू प्रोटेस्ट, उनके पास राइट है। बट कोर्ट ने साथ में एक बात बोली कि उन्हें जो वो ट्रैफिक को डिस्टर्ब करते थे कॉमन पीपल को, उन्होंने कहा था आप प्रॉब्लम में नहीं डालोगे, आप साइड पे बैठ के अपना पीसफुल वे से प्रोटेस्ट करो, बट उसमें कॉमन पीपल को प्रॉब्लम
नहीं आनी चाहिए, तो वैसे ही किया पीजेंट्स ने। तो इट मीन्स वी हैव गिवन राइट टू स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। हमें राइट है, अगर किसी के साथ इनजस्टिस होता है तो वो पर्सन अपनी आवाज उठा सकता है। नो फॉर दिस चैप्टर यू हैव टू लर्न द टॉपिक। अब मैं आपको टॉपिक बता देती हूँ, आपको कौन कौन से टॉपिक लर्न करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट टू इक्वालिटी, देन हाउ पीपल स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। इसमें सारा बताओ कैसे कैसे स्ट्रगल करते हैं, बंद रैलीज करते हैं, बंद की कॉल देते हैं, धरने देते हैं। कोई एग्जाम्पल बता दो साथ में, आप MSP का ही बता दो, डिपेंड अपॉन योर विषय। आप तवा मत्स्य की बता दो, आपकी मर्जी, आप कौन सी एग्जाम्पल देना चाहते हो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपका तवा मत्स्य पे नोट, इज इट क्लियर। आप जैसे मर्जी लिखो कि मध्य प्रदेश में ये ऑर्गेनाइजेशन थी, फिशरमैन की थी, उनके राइट्स के लिए लड़ती थी, कैसे कैसे उनके राइट्स के लिए उसने जस्टिस के लिए आवाज उठाई। ये सारा आपकी मर्जी, आप कैसे फ्रेम करोगे, डिपेंड अपॉन योर विश। और उसी की आप कहोगे कि ओनली बिकॉज ऑफ तवा मत्स्य संघ फिशरमैन जो थी उन्हें जस्टिस मिला। कब जाके मिला, 1996 में। आ गया ये तवा मत्स्य संघ। नेक्स्ट, हाउ कैन यू से आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, कैन यू राइट। कैसे कहोगे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग डॉक्यूमेंट है, क्योंकि ये क्लोज बुक नहीं है। वेरी गुड, चेंजेस आर मेड इन दिस फ्रॉम टाइम टू टाइम। एंड एग्जाम्पल क्या उस चेंजेस की, अमेंडमेंट एक्ट, various amendment acts have been passed by the government. So this showed that Indian Constitution is a living. अब आपको clear which type of questions you have to prepare from this chapter. No questions are given at the back. Questions दिए नहीं हुए, खुद बना देनी है आपको। राइट टू इक्वालिटी लर्न करना है, स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी लर्न करना है, तवा मत्स्य संघ पे नोट लिखना है आपने, एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग document. You have to learn these topics.